क्योंकि आज मैं आपको नए इंडिया से मिलवाने वाला हूँ जो बोलता भी है और दूसरों को भी चुप कराता है। जिस टाइम में यूएस ने हेल्प नहीं करी थी और पूरे यूरोप ने, तो उस टाइम पे रशिया ने हेल्प करी थी और रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, तो इसलिए हम यूक्रेन के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते। इसलिए इंडिया इस मामले में न्यूट्रल था, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। तो इसलिए जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, अब उन्होंने कहा कि जो वेस्ट की मीडिया नहीं कर पा रही है, हम करके दिखाते हैं, मतलब इंडिया की इंसल्ट। हमारे देश इंडिया की जो इमेज हमारे माइंड में बचपन से बनाई गई है, वो एक चुप रहने वाले देश की है, जिसे कोई कुछ भी कह देता है वर्ल्ड की कंट्रीज में से। जैसे कि यूएस, जिसे पहले में कुछ भी कह देता था और इंडिया को मानना पड़ता था, वैसे यूरोप और बाकी कंट्रीज। बट आपकी इमेज डिलीट करनी होगी अपने माइंड से, क्योंकि आज मैं आपको नए इंडिया से मिलवाने वाला हूँ जो बोलता भी है और दूसरों को भी चुप कराता है। अपने पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ तो बहुत सुनी होगी, और जो हम करते भी हैं अपनी डेली लाइफ में, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी बुरी है। बट इन सब में हम भूल जाते हैं कुछ इंसान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो अच्छे ही होते हैं, ऑनेस्टी होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। बस वो फोकस करते हैं जो उन्हें करना है। तो ऐसे ही एक वन ऑफ द पर्सन से उनके बारे में हम बात करेंगे। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारे फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये इंसान अनबिलीवेबल है और इसकी तो मैं थिंकिंग है, आप हैरान हो जाओगे उनके बारे में जानकर। खैर, हम इनके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको बस उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, वो क्यों इतने अमेजिंग है, इतने ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों है, वो मैं आपको बस 2-3 किस्सों से आपको पता चल जाएगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में इस वीडियो की। देखिए, यूक्रेन और रशिया की जब वॉर चल रही थी, तब वेस्ट की कंट्रीज, आपको पता है यूएस, यूरोप, यूक्रेन के साथ था। बट 2-3 कंट्रीज को छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज यूक्रेन के साथ थी। 2-3 को छोड़कर वो है चाइना और नॉर्थ कोरिया, जो कि उसके रशिया के साथ थे। इंडिया इस मामले में न्यूट्रल था। उसके रीजंस हैं क्योंकि इंडिया का रिलेशन रशिया से बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है। रशिया ने हमारी पाकिस्तान की जब हमारी वॉर हुई थी, उसमें भी हेल्प करी थी। जिस टाइम में यूएस ने हेल्प नहीं करी थी और पूरे यूरोप ने, तो उस टाइम पे रशिया ने हेल्प करी थी। और रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, तो इसलिए हम यूक्रेन के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते। इसलिए इंडिया इस मामले में न्यूट्रल था, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। बट ये यूरोप और वेस्ट की कंट्रीज को अच्छा नहीं लगा, यूएस, इन सबको अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए वो वेट कर रही थी, वेस्ट की मीडिया वेट कर रही थी कि कब इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो इंडिया को घेर सके और क्रिटिसाइज कर सके। उन्हें वो मौका मिला भी, लेकिन इस बार गलत इंसान के आगे मिल गया, क्योंकि इस बार उनके सामने थे डॉक्टर एस जयशंकर। यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट थे और डॉक्टर एस जयशंकर भी वहाँ मौजूद थे। तो इंडिया का जो एक, जिसे कह सकते हैं, इंडिया को जो प्रेजेंट कर रहा था, वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान था, डॉक्टर एस जयशंकर, जो इंडिया को प्रेजेंट कर रहे थे और वहाँ पे मौजूद थे। तो जो मौका सारी वेस्ट की मीडिया ढूंढ रही थी इंडिया को क्रिटिसाइज करने का, वो उनको वहाँ मिल गया, लेकिन गलत इंसान के सामने मिल गया। तो वहाँ पे उन्होंने एस जयशंकर जी से पूछा कि जब इंडिया जो यूक्रेन में वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहा है, यूरोप का साथ नहीं दे रहा है और बाकी कंट्रीज का साथ नहीं दे रहा है रशिया के अगेंस्ट, जब हम इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो इंडिया कैसे एक्सपेक्ट करता है कि पूरा वर्ल्ड इंडिया पे ट्रस्ट करे उसके मैटर्स में, उसके इश्यूज में। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इशू में और जो चाइना के साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें इंडिया का साथ क्यों दे यूरोपियन कंट्रीज और बाकी वर्ल्ड, जब इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये मौका उन्होंने मिला और उन्होंने अपना क्रिटिसाइज्म जो उनका इंडिया को करना था वो उन्होंने कर दिया। बट इस बार अलग इंसान खड़ा था उनके सामने, उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने, और जो उनको रिप्लाई था वो आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा जिसकी बात होती है, फेमस हो गया उनका रिप्लाई। ऐसे ये सिर्फ एक ही रिप्लाई नहीं है जो फेमस है, उनके हर एक रिप्लाई जो वो करते हैं इंडिया के फेवर में बोलते हैं, वो फेमस ही होते हैं। तो यूरोप और वेस्ट की मीडिया को मौका मिल गया इंडिया को क्रिटिसाइज करने का, बट ये मौका उनको गलत इंसान के सामने मिल गया। उन्होंने इसका बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। जो उन्होंने रिप्लाई दिया वो उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन आपको अपने आप से, मतलब पर्सनली उनको वो बात नहीं कर रहे थे, यूरोप की बात कर रहे थे, उसको अपने आप से पूछना चाहिए कि बहुत बार एशिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला बहुत बार वर्ल्ड में जब भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल एशिया की बात करें
एशिया में पर्टिकुलरली जब भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री के साथ, तब यूरोप उस कंट्री का साथ नहीं देता है। तो हम कैसे कह दें कि यूरोप पे भरोसा किया जा सकता है एशिया का जब कोई भी मैटर होता है, तो हम उस केस में कैसे कहते हैं कि हम यूरोप पे भरोसा कर रहे हैं। तो एशिया और यूरोप को इस मेंटालिटी से निकलना होगा कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, बट यूरोप की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उन्होंने यूक्रेन का एग्जांपल दिया कि यूक्रेन यूरोप के अंदर आता है। तो जब भी यूरोप में कोई प्रॉब्लम आती है तो यूरोप को लगता है पूरे वर्ल्ड की बात है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है वो, और सबको साथ देना चाहिए उसका। तो वो ऐसे ही कर रहा था यूरोप भी, इंडिया के पास जो कंट्री रशिया के अगेंस्ट थी उसको घेरा, तो स्पेशली इंडिया को घेरा जाता है हर समय। बट जब भी किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, इतिहास उठा के देख लेना, यूरोप कोई उसका साथ नहीं देता। तो ये एस जयशंकर जी ने पॉइंट किया, और इसकी जो ओरिजिनल वीडियो है वो मैंने इस वीडियो में भी डाल दी, आप देख लीजिएगा उन्होंने उनके मुंह से उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। With the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, with India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China. How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. You know, it's an interesting question which you might, I mean, not you meaning you personally, but people might want to ask themselves, because if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. ये एक वन ऑफ द इंसिडेंट था। मैं आपको एक और अच्छा किस्सा उनको सुनाना चाहता हूँ। रिसेंट किस्से मैं आपको सुनाऊंगा जो कि रिसेंटली हुए हैं, उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ऐसे इंसान को हमें प्रेस करनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए, तो जो रिगार्डलेस ऑफ किसी भी पार्टी की हो, बट इंडिया का साथ देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि वो बीजेपी की है, वो पहले किसी और पार्टी में थे, वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में जब वो थे 2004-2005 में, तब वो फॉरेन मिनिस्टर उनको नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर वो बाद में बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी ने उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, बट रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टी आई एम तो जस्ट अप्रिशिएटिंग द मैन। मैं बस उस इंसान की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो दूसरा किस्सा सुनते हैं। ये मौका तो उनको अच्छा सा रिप्लाई मिल गया। इस टाइम उन्होंने फिर एक और बार इंडिया को घेरने की कोशिश करी। इस बार प्लेटफॉर्म कोई और था, लेकिन मेंटालिटी वही थी और इंटेंशन वही था कि इंडिया को घेरना है। तो एक कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू लिया जा रहा था जयशंकर जी का, वो किसी और इंटरव्यू में जब गए कुछ वीक्स बाद, तो वहाँ पे जब बात हुई, ये कुछ महीने पहले की बात है, रिसेंट बात। तो वहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया रशिया का सपोर्ट क्यों कर रहा है उससे ऑयल बाय करके, क्योंकि सारी कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया उससे ऑयल नहीं बाय करना, ताकि हम उससे ऑयल बाय नहीं करेंगे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। जब उस पर पैसा नहीं होगा तो वो अपनी वॉर में पैसे के जो डिफेंस मिलिट्री है वो ला नहीं पाएगा, खड़ी नहीं कर पाएगा, मतलब उस पर पैसे की कमी होगी तो वो वॉर से अपने आप पीछे हट जाएगा। बट इंडिया रशिया का ऑयल खरीद रहा है, हमने मना कर दिया फिर भी खरीद रहा है, उससे रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है इंडिया? वॉर एक तरह से इंडिया यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसका साथ दे रहा है, यूक्रेन पे अटैक करके इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल बाय करके। इस पर अगेन एस शंकर जी ने अलग जवाब दिया। उन्होंने कहा जितना ऑयल इंडिया एक महीने में बाय करता है रशिया से, उतना ऑयल यूरोप एक आफ्टरनून में बाय कर लेता है, जितना हम पूरे महीने में इंडिया बाय करता है। तो पहले यूरोप को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, फिर दूसरों को बोलना चाहिए। तो ये इन्होंने रिप्लाई दिया कि उनका कहने का मतलब था इंडिया में जितना टोटल ऑयल बाय करता है रशिया से, इंडिया जितना भी टोटल बाय करता है एक महीने में, उतना यूरोप सिर्फ एक दिन की दोपहरी में बाय कर लेता है। ये उनका रिप्लाई था। तो उन्होंने बोला पहले अपने अंदर उनको झांक कर देखना चाहिए, फिर दूसरों को बोलना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने बाद में बताई कि जो ऑयल है एक बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए बहुत बड़ा ही एक नेसेसरी कमोडिटी है। आप जानते ही हैं ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे पेट्रोल के दाम 10 रुपये 5 रुपये भी बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हो जाती है, फिर प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं कि सरकार क्या कर रही है।
तो एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग मुद्दा है इंडिया के लिए ऑयल वाला, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा। तो उन्होंने वही बोला कि हमें मतलब नहीं है इससे, हम अपनी कंट्री के बेनिफिट देख रहे हैं। हमारी कंट्री के लिए क्या बेनिफिट है भाई? रशिया में सस्ते में ऑयल दे रहा है तो हम वहाँ से खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचना है, फिर आप दूसरों को देखेंगे। और पहली बात तो उन्होंने बोल ही दी है, पहले आप अपना ऑयल जितना बाय कर रहे हो उस पर ध्यान रखिए, फिर मिलेगा। ये उनका अनदर एक और इंसिडेंट था जिन्होंने उनका इंडिया के लिए सपोर्ट किया, फेवर में बोला, और एक बहुत अच्छा रिप्लाई उन्होंने दिया। इसकी ओरिजिनल वीडियो भी मैंने आपके लिए दे दी है। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. The increase in your oil imports that have happened between 2021 and 2022, it's 9 times higher as of this month. You have been questioned that increased oil import from Russia. Is that profiteering? Is that looking out for your own interest? What does that really mean for foreign policy in India? And how do you tie non-alignment with 9 times more oil imports out of Russia? Look, first of all, I don't see a non-alignment oil connection at all. I mean, today Europe is buying oil, Europe is buying gas. People need to understand, if you can be considerate of yourself, surely you can be considerate of other people. We have to manage it in a way in which its impact on my economy is not traumatic. Now, in terms of our oil purchases, we don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. You buy the best oil you can in the market. So I don't think I would attach a political messaging to that. आपको 2 किस्से बता ही चुका हूँ, एक और किस्सा आपको बता देता हूँ जो कि आपको सुनने में बड़े इंटरेस्ट होगा आपका सुनने में, और वो ये ज़्यादा ही रिसेंटली वाला किस्सा है। पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान में नहीं लेकिन पाकिस्तान की जर्नलिस्ट उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। तो वहाँ पे एस जयशंकर भी थे। तो यहाँ पे वेस्ट की मीडिया तो अब 2 बार उनसे रिप्लाई सुन ही चुके हो आप, 2 बार उन्होंने क्या रिप्लाई दिया वेस्ट की मीडिया को। तो वेस्ट की मीडिया तो थोड़ी अब शांत हो गई है, उनको पता है कि अभी ये इंसान के सामने हम कुछ भी पूछेंगे उसका फायदा नहीं है, हमें रिप्लाई में अब इंडिया से मुंह तोड़ जवाब तो मिलना ही है। तो लेकिन अब ये सीख लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक नहीं सीखी है। आप उसके बारे में तो जानते ही हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, अब उन्होंने कहा कि जो वेस्ट की मीडिया नहीं कर पा रही है हम करके दिखाते हैं, मतलब इंडिया की इंसल्ट। तो पाकिस्तान ने सोचा अब हम इंडिया की इंसल्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने पूछा कि जो टेररिज्म इंडिया में हो रहा है, इंडिया के रीजन में, कश्मीर में और इंडियन रीजन में जो टेररिज्म हो रहा है, वो इंडिया को क्या लगता है कब तक इंडिया रोक पाएगा, कब तक उसको कंट्रोल कर लेगा। तो इन द सेंस वो कह रहे थे जैसे कि टेररिज्म हम फैला रहे हैं। तो इस सेंस में वो एस जयशंकर जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंडिया के रीजन में, पर्टिकुलरली कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो टेररिज्म हो रहा है, टेररिस्ट हैं, वो इंडिया कब तक रोकेगा, कब तक मतलब कंट्रोल कर लेगा उनको। इसको उन्होंने जवाब दिया जयशंकर ने, जो कि अगेन फैंटास्टिक था। उन्होंने बोला ये क्वेश्चन आप गलत मिनिस्टर से पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कि उनका इंटेंशन कब तक है टेररिज्म फैलाना इंडिया में और पूरे एशिया में। और वो इसमें एक चीज भूल जाते हैं कि जब आप दूसरे के आंगन में सांप छोड़ते हो तो एक दिन जब आप पड़ोसी के आंगन में सांप छोड़ते हो तो एक दिन वो आपको भी डस सकता है। तो इन्होंने एक पॉइंट आउट किया, रिसेंट आपको पता होगा तो जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान में, एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान में हुआ था, टेररिस्ट ने किया था। तो वो उसका रेफरेंस दे रहे थे कि जो ये टेररिज्म पाकिस्तान इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में फैला रहा है, वो ये भूल जाता है कि वो एक दिन उसको खुद को भी डस सकता है। तो ये अगेन अमेजिंग आंसर उनका था, इसकी भी क्लिप आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। The world is not stupid. Please try to be a good neighbor. During a media interaction at UN headquarters, India's External Affairs Minister S. Jaishankar gave a stern response to a Pakistani reporter's question on terrorism. How long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul and Pakistan? How long they are going to be at war, number one? And secondly, how about the
UN Security Council resolutions on Kashmir. Does India abide by it or not? You know, you're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful. तो ये तो थी इनकी बात। बाकी इनकी किस्से तो बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको रिसेंटली कुछ बताए हैं, जो कि आप बताना आपको कैसे लगे इनके रिप्लाईज और आपको ये इंसान कैसे लगे। तो ये इनके बनाने का कुछ किस्से थे, इंसिडेंट्स थे और रिप्लाईज थे जो इन्होंने इंडिया के फेवर में अगेंस्ट, जब पूरा वर्ल्ड इंडिया को घेरने में लगा था, इन्होंने इंडिया को कैसे प्रोटेक्ट किया। बाकी इनके बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे अच्छे रिप्लाई हैं, ये इंसान ही अलग है। तो आपको इनके बारे में, इनकी थिंकिंग, इनके रिप्लाईज कैसे लगे वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और इनकी पार्टी पे गौर मत जाना कि ये किस पार्टी से हैं, क्योंकि हमें कभी कभी पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ वो किस पार्टी का इंसान है, हमें इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो वो ऑनेस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंसान कम ही होते हैं पार्टी में। अगर आपको बताऊं, अगर आप कांग्रेस के फेवर में हैं तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में भी कुछ इंसान है जो कि ऑनेस्ट है। मैं बात करूं तो शशि थरूर, वो भी बहुत अमेजिंग इनकी जैसे ही रिप्लाई करते हैं और इंडिया को उन्होंने हर बार प्रोटेक्ट किया है। बट वही बात है, वो दूसरी पार्टी की है, ये दूसरी पार्टी की है। अगर पार्टी के भूल जाए तो दोनों ही नहीं और भी इंसान है जो रिगार्डलेस ऑफ किसी भी पार्टी में हो, वो अपना जो उनका फोकस है कि मुझे ये करना है, इंडिया का साथ देना है, इंडिया को सपोर्ट करना है, इंडिया को बिल्ड करना है, तो वो करते ही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, ये तो आपके ही हाथ में है कि आप किसको अच्छा बुरा मानते हैं, बट एक एडवाइस कि हमें कभी कभी पार्टी को साइड में रखकर कुछ इंसान जो असली में ऑनेस्ट है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, रिगार्डलेस वो किस पार्टी में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी। थैंक यू। तो ये मेरा एक एडवाइस था आपके लिए। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा रिप्लाई इनका अजय शंकर जी का ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गाइस फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।